नमस्कार। कैपिटल टीवी पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। इन दिनों पश्चिम बंगाल में चौतरफा घिरी ममता बनर्जी की मजबूत ढाल बने अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने बंद कमरे में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से मुलाकात कर 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी बातें करी। इस मुलाकात के दौरान अखिलेश ने ममता का जोश भरते हुए साफ शब्दों में कहा कि दीदी आप हारी नहीं हैं। अखिलेश ने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, महिला विरोधी उन्हें करार दिया और उन्होंने कहा कि दीदी देश की आधी आबादी की बुलंद आवाज है और शायद यही वजह है कि वो बीजेपी की आंखों में खटकती है। तो क्या अखिलेश और ममता की ये मुलाकात विपक्षी एकता की नई कोशिश है या सियासी रणनीति? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अखिलेश यादव बार बार ममता बनर्जी से मुलाकात करके या फिर बंगाल का मुद्दा उठाकर क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, यही साबित करना चाहते हैं कि जैसे ममता बनर्जी की हार हुई है, वही हार, वही स्थिति अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में होने वाली है। उससे भी बुरी स्थिति होगी, क्योंकि ममता का किला तो ज्यादा मजबूत था। उसे भेदने में भारतीय जनता पार्टी को पूरा जोर लगाना पड़ा, संगठन उतारना पड़ा। संगठन के साथ साथ उन लोगों के लिए नैरेटिव सेट करना पड़ा जो कंफ्यूज थे कि नहीं ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ा सकती है। उन लोगों के लिए जो कि कंफ्यूज इस बात से थे कि ममता बनर्जी को कोई हरा नहीं सकता, इसलिए इसी को वोट दे दो। जब विकल्प नहीं होते तो विकल्पहीनता की स्थिति में लोगों को लगता है कि जो सामने में दिख रहा है उसी को समर्थन कर देना चाहिए। ये बड़ी चुनौतियां थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि उनका आधार बढ़ नहीं रहा था। आधार एक जगह पर जाकर सेचुरेटेड हो गया था और उस आधार को बढ़ाना था। 38% से 45% पर ले जाना था। ये 37-38% ऐसे ही बने हुए थे और जिसके कारण प्रमुख विपक्षी पार्टी कभी बन गई, कभी 18 लोकसभा में सीटें जीत गई, लेकिन वो 50% का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पा रही थी भारतीय जनता पार्टी। तो चुनौती बड़ी थी। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ऐसे ही गिरे हुए हैं। इनके आंकड़े कम हैं, इनका आधार कमजोर हो चुका है, इनकी स्थिति कमजोर हो चुकी है और अब मनोबल भी कमजोर हो चुका है। जो स्थितियां दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके एक एक स्टेट में जो नई रणनीति के साथ सामने आई है, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो इन लोगों ने हंगामा खड़ा किया कि नहीं अब तो मोदी गए, अब मोदी की लोकप्रियता कमजोर हो गई। अब मोदी वो लीडर नहीं रहे जो 2014 2019 में हुआ करते थे। उनकी पॉपुलैरिटी कमजोर हो गई है, तो लोगों ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में। और अखिलेश यादव का मनोबल और हाई था कि हम तो 5 से 37 हो गए हैं। तो 37 जब लोकसभा में हो गए तो अगर असेंबली सेगमेंट के अनुसार देखेंगे तो फिर तो हम 200 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएंगे। तो ये स्थिति अखिलेश यादव की थी। लेकिन इन सारे विपक्ष में बैठी पार्टियों को जब लगने लगा कि 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी तो और आक्रामक हो गई है, संघ का संगठन और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, ये दोनों एकजुट होकर किसी भी स्टेट में, चाहे वो विपक्ष शासित हो या फिर अपने ही प्रदेश हो जहां पर चुनाव हो रहे हैं, दोनों जगह पर समान तरीके से वो सारे किले को भेदते रहा जो कि लग रहा था कि नामुमकिन है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही थी हरियाणा में, वहां चुनाव जीत गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी महाराष्ट्र में, यानी कि सरकार एनडीए की ही थी, लेकिन वहां भी चुनाव जीत गई। असम में भाजपा की सरकार थी, वहां भी चुनाव जीती, यानी एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। मोदी अभी भी अनडिस्प्यूटेड, नो डाउट, कोई भी डिस्प्यूट इनके ऊपर नहीं हो सकता कि वो सबसे मजबूत और सबसे पॉपुलर लीडर है। ये 2024 के बाद ज्यादा बढ़ता गया और जहां पर ऐसा लग रहा था कि इन जगहों पर तो चुनाव हराया ही नहीं जा सकता, जैसे अरविंद केजरीवाल के लिए, कि नहीं अरविंद केजरीवाल वो काम कर रहे हैं जिसके कारण उनके समर्थकों को तोड़ना मुश्किल होगा। वो मुफ्त में बिजली देते हैं, मुफ्त में पानी देते हैं, तो जो लाभार्थी वर्ग है, जो फायदा उठा रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी अपने साथ नहीं जोड़ सकती। लेकिन यहां अरविंद केजरीवाल भी चले गए,
2025 में एक मजबूत किला विपक्ष का माना जा रहा था कि केजरीवाल को हराना तो मुश्किल ही नहीं, लगता है नामुमकिन है। अरविंद केजरीवाल भी यही सोचकर बैठा हुआ था कि बिजली दे रहे हैं फ्री में पानी दे रहे हैं, अब बस राइड भी मुफ्त में दे देंगे, महिलाओं को भी 10-20 हज़ार रुपया दे देंगे, उनके खातों में भी पैसे जाएंगे, तो लाभार्थी वर्ग जो संख्या के अनुसार बढ़ता जाएगा, ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे और फिर हम ये जो 90% सीटें जीतते थे, हो सकता है धीरे धीरे घटते घटते 50% तक आने में लगभग 3-4 इलेक्शन पार हो जाए और हम 20-25 सालों तक दिल्ली पर कब्जा करके रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल का दंभ घमंड सारा चकनाचूर कर दिया। अब ममता बनर्जी बची हुई थी कि ममता बनर्जी का किला भी अभेद्य है, वहां पर उनके पास एक बड़ा आधार है मुसलमानों का, 30% से ज्यादा मुस्लिम, और 30% से ज्यादा मुस्लिम एकमुश्त होकर वोट कर रहे हैं ममता बनर्जी को। उसके बाद वो बंगला कार्ड खेलती है, यानी पश्चिम बंगाल के लोगों को ये बताती है कि ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, और ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी जिसके सामने चुनौती थी, वो आउटसाइडर पार्टी है। कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनेगा तो पश्चिम बंगाल के मुद्दे के आधार पर पश्चिम बंगाल को नहीं चलाएगा, वो दिल्ली से निर्धारित मुद्दे के आधार पर चलाएगा। वो वहां पर कमांड दिए जाएंगे कि पश्चिम बंगाल में क्या करना है और उसी के आधार पर चलाएंगे। तो ये नैरेटिव क्रिएट किया था कि पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल की कोई नेता जो रीजनल पार्टी की हो, जिसके ऊपर कोई किसी का अंकुश नहीं हो, वही सत्ता में होनी चाहिए। और वहां पर जितनी पार्टियां थी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये सारी पार्टियां पश्चिम बंगाल के लिए नहीं, रीजनल पार्टी वहां की नहीं थी, राष्ट्रीय पार्टी है। तो ऐसे स्थिति में ममता बनर्जी ने मुसलमानों का वोट 30% एक साथ रखा और लगभग 20% हिंदुओं को भ्रमित करके अपने साथ लाई, बंगला करके। उसके कारण इनका 48-50% तक वोट आधार रहा। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती कि 38% से 45% कैसे करें, 48% कैसे करें। ये 5-7%, 8% का जो आधार होगा हमारा, वो आधार ऐसा होगा जिसमें से हमें कंपीट करना है हिंदू वोटरों से, क्योंकि हमारे पास मुसलमान आएंगे नहीं, हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी कि 70% जो हिंदू बचे हुए हैं वहां पर पश्चिम बंगाल में, वो 70% हिंदुओं में से हमें लेना कितना है, 45%, ओवरऑल 45%। यानी कि 70% में से कम तो हमें 60% हिंदुओं का वोट मिलना चाहिए, तभी ये चीजें होगी। अब 60% हिंदुओं का वोट, यानी ममता बनर्जी के जो सपोर्टर हिंदू हैं उसको अपने साथ लाना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को एक एक जगह पर किलेबंदी करनी पड़ी कि कौन से क्षेत्र में कौन से मुद्दे होंगे, कौन से क्षेत्र में किस तरह का संगठन होगा, कैसे प्रचार करेंगे, कैसे किन लोगों को ममता बनर्जी से उखाड़ कर अपने साथ लाएंगे। अब ये रणनीति कामयाब हो गई। अखिलेश यादव को लगा कि हमारा किला तो ऐसे ही कमजोर है, वो तो भरभरा कर गिर जाएगा, जैसे 2014-2019 के चुनाव में गिरा था। उस समय तो हमारे पास 5 सांसद हुआ करते थे, मायावती के साथ भी हमने गठबंधन करके देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो 2024 में ये केंद्र और राज्य के नेतृत्व में कुछ डिस्प्यूट हो चुके थे। संघ का संगठन उत्तर प्रदेश में ज्यादा जोर नहीं लगाया, उसको लगने लगा कि हाँ एक ही बात है, मोदी और योगी के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे। टिकट बंटवारे को लेकर कुछ कंफ्यूजन रहे, कुछ योगी ने जिन लोगों का नाम दिया उसे रिजेक्ट कर दिया गया, आपस में कुछ कलह रही, जिसके कारण समस्याएं पैदा हुई भारतीय जनता पार्टी के, और उसी समस्याओं का फायदा अखिलेश यादव को मिला। जैसे केरल में जो वामपंथियों की सरकार, लगातार 2 बार की सरकार, एंटी इनकम्बेंसी हावी, आपस में गुटबाजी, और उसका फायदा कांग्रेस को मिला। तो ऐसे कभी कभी तुक्के में फायदा मिल जाता है, आपके पास प्लेट में परोस कर सफलता दी जाती है, और उससे अगर आप ज्यादा खुश हो जाते हो तो इसका मतलब है कि वो सफलता क्षणिक है, कुछ दिन के अंदर आप हवा में चले जाओगे। और वही स्थिति अखिलेश यादव को अब दिख रहा है कि जहां अपनी सरकार भाजपा की वहां भी जीत गई,
जहां ये मजबूत कीलों को के आधार पर इन लोगों ने ऐसे बना रखा था कि अभी 10-20 साल तक तो वो सरकार में रहेंगी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो अब उत्तर प्रदेश की बारी है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए समर्थन। समर्थन इस मायने में चाहिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोगों को लगे कि अखिलेश यादव ऐसे नेशनल लीडर बन चुके हैं जिसके लिए अलग अलग स्टेट के एक्स चीफ मिनिस्टर या फिर उस समय के चीफ मिनिस्टर अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं और अखिलेश यादव को अपना नेता मानने को मजबूर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश ऐसे जगह, लोकसभा में भी सबसे ज्यादा सीटें, विधानसभा की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि विधानसभा में दूसरे स्टेट के लीडर्स को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोकसभा से तो लेना देना है। इन लोगों को तो लगता है कि लोकसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना है तो उत्तर प्रदेश में कमजोर करना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में से 40 से नीचे सीटों पर खिसक गई तो मैनेज नहीं कर पाएगी। 40 से नीचे सीटों पर खिसकने का मतलब है कि 25 से 30 सीटों का नुकसान होगा और दूसरे स्टेट में 25-30 सीटों को वो बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर जगह पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत है वहां पर वो लगभग मैच्योरिटी के लेवल पर है, 90%, 100%। मध्य प्रदेश में सारी की सारी सीटें, गुजरात में 1-2 सीटें छोड़कर, राजस्थान में थोड़ा सा इस बार कमजोर हुए। तो जो स्थितियां अभी बनी है कैसे मैनेज कर पाएगी? तो कमजोर करना है तो उत्तर प्रदेश पर धावा बोलो और उत्तर प्रदेश के लिए सारे इंडी अलायंस के पार्टनर को इकट्ठा करो कि नहीं नहीं, अखिलेश यादव विपक्ष के सबसे बड़ा चेहरा, आगे ये लोग प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी बना सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ जो तीसरे मोर्चे की तैयारी है उसमें सारी रीजनल पार्टियां ही होगी और इसलिए ममता बनर्जी के दरबार में पहुंची कि नहीं नहीं, सपोर्ट की जरूरत है। अभी हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ कमजोर लोग मिलकर अगर कितना भी बड़ा गुट बना लेंगे तो उस मजबूत व्यक्ति के सामने वो धाराशाही होगा, क्योंकि सारे इन लोगों के छोटे छोटे आइडिया मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी के 10% के बराबर इनका संगठन नहीं बन सकता और सारे नेता के कद और उसकी पॉपुलैरिटी को मिलाकर भी प्रधानमंत्री मोदी या योगी आदित्यनाथ के 25% के बराबर भी नहीं बन सकता। तो फिर आप कैलकुलेशन करके भी क्या कर लोगे? इसलिए अखिलेश यादव जो अभी की स्थिति में ममता बनर्जी के दरबार में बार बार जा रहे हैं और ममता बनर्जी के ऊपर जो आरोप लगा है ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही हारी है। हिंदू वोटर ने खुलकर समर्थन किया भारतीय जनता पार्टी का, उस नेता के समर्थन में लगातार जाने का मतलब है कि आप उत्तर प्रदेश में भी नैरेटिव क्रिएट कर रहे हो कि जैसे ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, वैसे अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, और जैसे ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए ही काम करती रही, अखिलेश यादव भी वही एजेंडा लेकर आए हैं। तो फिर उत्तर प्रदेश में थोड़ा और हिंदू एकजुट होना है, थोड़ा सा और थोड़ा सा और हिंदू एकजुटता दिखाई पड़ी तो फिर अखिलेश यादव की पार्टी 111 जो पिछले विधानसभा चुनाव में आई थी वो अभी 30-40 पर सिमट कर रह जाएगी। अगर मायावती थोड़ी और मजबूत हुई तो ये 100 सीटें जो बचेगी उत्तर प्रदेश में इन लोगों के लिए, उसी 100 सीटों में कुछ मायावती को मिलेगा, कुछ अखिलेश को मिलेगा, कुछ कांग्रेस को मिलेगा और ये सब मिलजुल कर भी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे जो स्थितियां अभी बनी हुई है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव की ममता बनर्जी से ये मुलाकात सिर्फ एक चाय पर चर्चा नहीं है, बल्कि दिल्ली की सत्ता को चुनौती देने के लिए बुना गया एक नया सियासी जाल है, जहां एक तरफ विपक्ष इसे अपनी बड़ी एकता बता रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस मुलाकात को भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा कहकर हमला बोल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोलकाता में हुई ये मुलाकात यूपी की जमीन पर सपा को कितना फायदा पहुंचाती है। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।